हेलो एवरीवन, मैं ममतेश गुप्ता। आज देखेंगे 7th क्लास एनसीईआरटी चैप्टर 2 और इस चैप्टर का हमने एक पार्ट पहले कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने कमेंट बॉक्स में उसकी लिंक डाली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। आज हम ये सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे और इस चैप्टर का पहले नाम देख लेते हैं। चैप्टर का नाम क्या है? राजा और उनके राज्य। क्या है? राजा और उनके राज्य। इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं कि जो नए नए राजा आ रहे थे 5वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी तक, जो नए नए राजा उभर कर आ रहे थे वो किस तरह से राजा बन रहे थे। ठीक है, नए राजवंश जो आ रहे थे सत्ता में वो किस तरह से आ रहे थे। ठीक है, तो इस वाले पार्ट में हम देखेंगे चोल वंश। ठीक है, तो चोल राजवंश किस तरह से सत्ता में आया हम वो देखेंगे। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। देखिए, उदयपुर से तंजावुर तक हेडिंग दी हुई है, उदयपुर से तंजावुर तक। तो जो चोल वंश था, जो चोल वंश के लोग थे वो कहाँ थे? कावेरी नदी के आसपास ये रहते थे। ठीक है, पहले से। अब देखिए, कावेरी नदी के डेल्टा में मुटियार नाम के प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता चलती थी। किसकी सत्ता चलती थी? मुटियार नाम के एक प्रसिद्ध मुखिया परिवार की सत्ता चलती थी, जो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। ठीक है, मातहत थे। कांचीपुरम, देखो पूछा जाता है कि पल्लवों की राजधानी कौन सी थी। ठीक है, तो आप बताएंगे कांचीपुरम। ठीक है, ये बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है कि जो पल्लव थे उनकी राजधानी कहाँ थी? ये थी कांचीपुरम। तो कांचीपुरम के मातहत थे। और ये जो विजयालय थे, विजयालय चोल। ठीक है, जैसे सरनेम होता है ना, सिंह, गुप्ता, शर्मा, वर्मा, इस तरह के जो सरनेम होते हैं उसी तरह से इनका सरनेम था चोल। विजयालय चोल जो पल्लवों के सामंत थे। ठीक है, सामंत थे। कौन थे? विजयालय। मतलब इनके यहाँ पर ये क्या करते थे? काम करते थे, एक तरह से अधिकारी के रूप में इनके पल्लवों के यहाँ काम करते थे। कौन? चोल। बाद में चोलों ने, विजयालय ने मुटियारों को हराकर चोल वंश की स्थापना करी। ठीक है, किसको हरा दिया? मुटियारों को। मुटियारों का शासन कहाँ था? कावेरी नदी के डेल्टा में, है ना। और मुटियारों को किसने हराया? विजयालय ने। जो चोल था विजयालय ने हराया और क्या किया? चोल वंश की स्थापना कर दी। जब उसकी चोल वंश की स्थापना हो गई, अब देखिए जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि चोल वंश की स्थापना कहाँ हुई। ठीक है, तो आप क्या बताएंगे? कावेरी नदी के डेल्टा में। ठीक है, कहाँ? कावेरी नदी के डेल्टा में। देखिए, आप मैप में भी देख सकते हैं कि कावेरी नदी जो है वो इधर है। देखो, ये रही कावेरी नदी। ठीक है, ये क्या है? कावेरी नदी है। कहाँ कहाँ बह रही है? कर्नाटक में और तमिल में। और कावेरी नदी का डेल्टा कहाँ होगा? इधर की तरफ होगा। ठीक है, यानी कि तमिलनाडु के पूर्वी छोर पर। ठीक है, तमिलनाडु के पूर्वी छोर पर क्या है? कावेरी नदी का डेल्टा है। तो कावेरी नदी के डेल्टा के आसपास ये मुटियार थे और बाद में मुटियारों को हराकर कौन बन गया? विजयालय बन गया। जब विजयालय शक्तिशाली होने लगा दिन पर दिन, तो विजयालय ने क्या किया कि दक्षिण और उत्तर भारत के पांड्यों को भी हरा दिया और पल्लवों को भी अपने राज्य में मिला लिया। यानी कि पांड्य और पल्लव दोनों की सत्ता हथिया ली और सारे राज्य का मालिक खुद बन गए। ठीक है, अब देखिए जो आपका चैप्टर शुरू हुआ था, देखिए एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ। तब देखिए, ये सारी चीजें ना मैप से समझ में आएंगी। ऐसे आप रटोगे कुछ भी समझ में नहीं आएगा। देखिए, ये रहा आपको दिख रहा होगा, ये रहा। ये पांडे कहाँ है? बिल्कुल नीचे है। ठीक है, इन पांड्यों को भी हराया दक्षिण के। और उत्तर की तरफ कौन थे? इधर की तरफ थे, नीचे की तरफ पांडे थे और ऊपर की तरफ क्या थे? पल्लव। ऊपर की तरफ क्या थे? पल्लव। तो उत्तर भारत के पल्लवों को हराया और दक्षिण भारत के पांड्यों को हराया। ये चोल, चेर, पांडे जो थे ना, ठीक है, उनमें से जो पांडे थे चोलों ने हराया था उनको। ठीक है, एक मूवी भी बनी है साउथ इंडियन इसके ऊपर। मैंने पूरी नहीं देखी, थोड़ी बहुत देखी थी, किसी दिन टीवी पर आई थी, तो उसमें चोल और पांडे वंश का कुछ दिखा रखा था। मैंने पूरी नहीं देखी है वो। ठीक है,
तो अब देखिए इसमें कौन कौन से राजा, जो प्रतापी राजा थे, उनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए स्थापना किसने की थी? विजयालया ने। और जब विजयालया ने स्थापना की थी तो उदयपुर, पहले इनकी पल्लवों की राजधानी उदयपुर थी, तो उसने उदयपुर से अपनी जो राजधानी थी वो तंजावुर शहर में कर ली। ठीक है, तंजावुर नाम का एक नया शहर बसाया और अपनी राजधानी कहाँ शिफ्ट हो गई? तंजावुर। ठीक है, डेल्टा नदी, वो कावेरी नदी के डेल्टा में। ठीक है, तंजावुर शहर। और इसने एक मंदिर बनवाया, निशुंभ सूधनी मंदिर। ठीक है, ये बहुत एग्जाम में पूछा जाता है कि निशुंभ सूधनी मंदिर का निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया? विजयालया ने। ठीक है, अब देखिए परातक प्रथम का कोई ऐसा बहुत ज्यादा इसने क्या किया वो आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया है, जो आपकी एनसीईआरटी में दिया है मैं वही पढ़ाऊंगी आपको। ठीक है, और राजा राज प्रथम जो थे उन्होंने राजेश्वरी मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है, और सबसे जो प्रतापी राजा था चोल वंश का वो था राजेंद्र प्रथम। ठीक है, ये बिल्कुल लाइन से लगे हुए। विजयालया का उत्तराधिकारी परातक प्रथम का राजा राज प्रथम, राजा राज का राजेंद्र प्रथम। ठीक है, तो अब देखिए राजा राज ने राजेश्वरी मंदिर का निर्माण कराया था, और जो राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र प्रथम ने गंगाई गोंड चोलपुरम की उपाधि धारण कर रखी थी। गंगाई गोंड चोलपुरम की उपाधि धारण कर रखी थी और इसी नाम से एक मंदिर बनवाया था। देखिए इस उपाधि का क्या मतलब था कि ये पहला चोल शासक था जिसने, अब देखिए इनका शासक कहाँ चल रहा था? कावेरी नदी के आसपास। ठीक है, कहाँ चल रहा था? कावेरी नदी के आसपास, यानी कि तमिल में, यानी कि पूरे भारत के दक्षिण में। ठीक है ना, और इसने जीतते जीतते कहां तक पहुंच गया था? गंगा तक। ठीक है, और गंगा कहाँ है? देखो गंगा बहुत ऊपर है। देखिए उत्तराखंड से आती हुई गंगा ऐसे बिहार, पश्चिम बंगाल में होती हुई बांग्लादेश में जा रही है। ठीक है, तो यहां से यहां तक इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। ठीक है, चोलों ने। तो इसने अपना विस्तार कहां तक कर लिया? गंगा तक। तो क्योंकि ये गंगा तक के राजाओं को जीतता हुआ, गंगा तक के राजाओं को इसने जीत लिया था, इसलिए इसने ये उपाधि धारण की थी गंगाई गोंड चोलपुरम। ठीक है, यानी कि गंगा तक के सारे राज्य इसने जीत लिए थे। और जो चोल वंश था ये बहुत ही ज्यादा समृद्ध शासक रहे इसके सारे, और मतलब बहुत ज्यादा शक्तिशाली थे। और भारत ही नहीं, चोल वंशों ने, जो चोल साम्राज्य था वो भारत में ही नहीं था, वो दक्षिण एशिया में था। ठीक है, देखो पूरी मतलब काफी सारे इलाके दक्षिण एशिया के आप देख सकते हैं, ये वर्ल्ड मैप है और ये अपना छोटा सा भारत है। ठीक है, अब देखिए जो चोल साम्राज्य के अंतर्गत आते थे, ये छोटा सा श्रीलंका है ये भी, और ये बहुत सारे द्वीप है, मालदीव्स वगैरह ये सब। और ये भी चोल जो चोल थे ना, इन्होंने ये इन सब पर कब्जा कर रखा था। इंडोनेशिया के भी बहुत सारे द्वीप थे जिन पर चोलों ने कब्जा कर रखा था। ठीक है, और मतलब दक्षिण एशिया के बहुत सारे इलाकों पर, बहुत सारे देशों पर, बहुत सारे द्वीपों पर चोलों ने अपना कब्जा कर रखा था। और जो चोल थे वो 3 चीजों के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। पहला कि उनकी जो जल सेना थी वो बहुत अच्छी थी। जल सेना अच्छी होगी तभी तो इतने सारे उन्होंने द्वीप जीत लिए होंगे। ठीक है, दूसरा वो कांसे की प्रतिमा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध थे, है ना, जो विश्व प्रसिद्ध है, विश्व में सब प्रसिद्ध है वो कांसे की प्रतिमा। ठीक है, नृत्य करते हुए कांसे की प्रतिमा, जो आपकी बुक में भी दी हुई है, आपने जब चैप्टर खोल के देखा होगा तो देखा होगा। तो कांसे की जो प्रतिमा है जो नृत्य करती हुई है वो वर्ल्ड फेमस है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उस टाइम पे कोई मशीन नहीं थी, कुछ नहीं था, तब भी उन्होंने इतनी अच्छी कांसे की प्रतिमा किस तरह से बनाई होगी, तो वो चीज प्रसिद्ध है। और जो चोल थे उनका जो ग्राम सभा जो चलती थी, ठीक है, उन्होंने जो गांव थे उनका जो प्रशासन था वो उनके लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। जिस तरह से आज शासन चल रहा है गांव में, ठीक है, भारत सरकार जिस तरह से शासन चला रही है गांव में, उससे भी अच्छी प्रणाली चोलों के साम्राज्य में थी। ठीक है, चोलों में जैसे आज किसानों के लिए सारी चीजें मुहैया कराई जाती हैं, पानी है, बिजली है, खाद,
ये सारी चीजें जो सुविधाएं चल रही है, नई नई स्कीम चल रही है किसानों के लिए, तो उसी तरह की जो ध्यान अब रखा जा रहा है किसानों का, उसी तरह का ध्यान चोल वंश में रखा जाता था किसानों का। ठीक है, आगे आप पढ़ेंगे, मैं बताती रहूंगी आपको। नेक्स्ट आपके इसमें दिया हुआ है एनसीईआरटी में, भव्य मंदिर और कांस्य मूर्ति कला। देखो वो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर क्या है, जो कांस्य प्रतिमा है वो मैंने आपको बताया कि अभी क्या है, वो जो कांस्य प्रतिमा है वो वर्ल्ड फेमस है, विश्व प्रसिद्ध है। देखो ये वाली कांस्य की प्रतिमा है नृत्य करती हुई, और ये वर्ल्ड फेमस है, तो इसके लिए प्रसिद्ध थे। और देखिए भव्य मंदिर, मंदिर जो चोल वंश में, जो चोल काल में मंदिरों का निर्माण हुआ, वो बहुत ही अद्भुत है और आश्चर्यजनक है। अगर आप उनको देखोगे तो आपको मतलब विश्वास नहीं होगा कि उस टाइम पे जब मशीन नहीं थी, कुछ नहीं थे, उस टाइम पे इतने भव्य मंदिर बनाए गए दक्षिण भारत में। ठीक है, चोलों के द्वारा। मैंने अभी बताया ना, ये 2-3 जो मंदिर बताए ये सारे बनाए गए। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं कि जो मंदिर थे वो केवल एक मंदिर मात्र नहीं थे। ठीक है, मंदिरों में बहुत सारे मंदिर जो केंद्र थे चोल काल में, वो आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक के केंद्र थे। देखिए कोई भी मंदिर के आसपास की जो जगह होती है वो सांस्कृतिक होती है। ठीक है, क्योंकि जब मंदिर, जहां मंदिर होगा तो वहां लोग जो है वो थोड़े धार्मिक होते हैं। ठीक है, अध्यात्म को मानने वाले होते हैं। ठीक है, जो वहां का जो कल्चर होगा, जो जैसे मंदिर है, मथुरा वृंदावन में जाएंगे तो वहां का जो कल्चर है वो पहनते हैं, वहां पे लहंगा चुन्नी टाइप के कपड़े पहनते हैं वहां पर। तो उस तरह के वहां पर ज्यादातर जो लोग मिलेंगे आपको इस तरह के मिलेंगे, या फिर साड़ी में ही मिलेंगे। ठीक है, सूट में और लोअर टी शर्ट में महिलाएं नहीं मिलेंगी। जो लोग हैं वो जो जहां मंदिर होते हैं वहां के लोग क्या है, वो पुराने कल्चर को ही फॉलो करते हैं। तो ये जो मंदिर थे वो किसके, सांस्कृतिक के केंद्र थे। अब देखिए सामाजिक भी केंद्र थे, और आर्थिक। देखो आर्थिक कैसे थे कि जैसे हमारे यहाँ राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, ठीक है, आप उसको केवल एक मंदिर के नजरिए से देख रहे हैं कि राम जी का एक मंदिर बन रहा है और हमें वहां पर पूजा करने का अवसर मिलेगा, ये हमारा सौभाग्य होगा, इस तरह से आप देख रहे हैं। लेकिन जो सरकारें होती है ना, वो मंदिरों को इस नजरिए से नहीं देखती हैं। अब इतना भव्य मंदिर बन रहा है, ठीक है, उसके लिए अलग से एयरपोर्ट बना है ना। अब वहां पर जितने भी श्रद्धालु आएंगे, जब भी आप अयोध्या में एंट्री करोगे तो बिना पैसे की एंट्री नहीं होगी वहां। क्या, जब जाओगे तो रिक्शा भी करोगे, गाड़ी भी करोगे, ठीक है, फिर वहां जब जाओगे तो अब बहुत दूर से, जो बहुत बहुत दूर से आएंगे, 1-2 दिन का सफर तय करके अयोध्या जाएंगे, तो वो क्या एक दिन में वापस चले जाएंगे? नहीं, वो कई दिन तक वहां रहेंगे। जब कई दिन तक कोई बंदा वहां पर रहेगा तो वो पैसे खर्च करेगा ना, रोज कुछ खाएगा, पिएगा, खरीदेगा, घूमेगा फिरेगा, कुछ तो पैसे खर्च होंगे ना। आप किसी भी मंदिर में जाइए, ठीक है, कोई मतलब आप 2-3 घंटे का सफर तय करके कोई मंदिर देखने जा रहे हैं, तो आप कम से कम 100 रुपए उस मंदिर में दान देंगे, या उस मंदिर से कुछ माला है, मूर्ति है, कुछ भी खरीद के लाएंगे। तो वहां के आसपास के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, धनी हो जाएंगे। जब उनको रोज उनका सामान बिक रहा है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएंगे, धीरे धीरे समृद्ध हो जाएंगे। तो जो सरकारें होती हैं वो बड़े बड़े मंदिरों को इस नजरिए से देखती हैं कि कितने सारे लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे राम मंदिर बन रहा है तो लाखों लोग उसमें दर्शन करेंगे, ठीक है। अब लाखों लोग दर्शन करेंगे मतलब वहां रहेंगे भी, एक आध रात रुकेंगे, तो वहां पर बड़े बड़े गेस्ट हाउस बनेंगे रहने के लिए, तो क्या वहां के लोगों को रोजगार मिलेगा, वहां की जमीनों के रेट बढ़ जाएंगे, वहां जो भी दुकान खोली जाएगी, दुकान बहुत ज्यादा चलेंगी। अब जब इतनी दूर से लोग सफर करके जाते हैं तो कुछ वहां से सामान भी खरीद के लाएंगे, ठीक है ना। तो जो सरकारें होती हैं वो मंदिरों को किस नजर से देखती हैं कि वहां पर जो ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अब जैसे राम मंदिर है तो वहां पर जो लाखों लोग हैं, जो अयोध्या में रह रहे हैं, जो लाखों लोग हैं, उनको बहुत अब रोजगार अच्छे से अच्छे मिलने लगेंगे, ठीक है। अब मंदिर बन रहा है तो जो लेबर है वो यहाँ की थोड़ी लग रही है। अब मान लीजिए मैं दिल्ली में रह रही हूँ तो दिल्ली से लेबर थोड़ी जा रही है अयोध्या का मंदिर बनाने के लिए। लेबर कहाँ की है, अयोध्या के आसपास के लोग ही उस मंदिर में काम कर रहे हैं, मतलब उनको रोजगार मिल रहा है। पानी की व्यवस्था देख रहे हैं, कोई मैनेजमेंट का काम देख रहा है, कोई मंदिर की सफाई का काम देख रहा है,
कोई प्रसाद का काम देख रहा है। तो मंदिर क्या होता है, एक बहुत बड़ी आय का स्रोत होते हैं जिस स्थान पर होते हैं, उस स्थान विशेष के लिए। ठीक है, अब देखिए इस तरह से क्या चोल राजवंश में जो मंदिर थे वो इसी तरह के थे, क्योंकि बहुत भव्य मंदिर थे। ठीक है, बहुत दूर दूर से लोग उनके भगवान के दर्शन करने आते थे। अब देखिए जो चोल काल था उसमें कृषि और सिंचाई के बारे में दिया हुआ है कि चोल काल में कृषि किस तरह से होती थी और किस तरह से राजा उनको मदद करते थे। ठीक है, नदियों पर तटबंध बनाए जाते थे, मतलब बांध बनाए जाते थे नदियों पर, ताकि पानी को क्या है रोका जा सके, बनाए जाते थे, तथा नहरों का निर्माण कराया। अब क्योंकि जो चोल वंश था वो डेल्टा में बसा हुआ था। ठीक है, और जो इधर का जो स्थान होगा जहां पर डेल्टा नहीं होगा, वहां पर उन्होंने क्या किया, नदियों से बहुत सारी नहर बना दी ताकि किसानों को कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, देखो दक्षिण भारत जो है वो किससे बना हुआ है, वो बेसाल्ट से बना हुआ है। ठीक है, दक्कन का पठार बोला जाता है दक्षिण भारत को। ठीक है, क्योंकि वो पठार से बना हुआ है इसलिए वहां पर नलकूप नहीं लग सकते, बोरिंग नहीं हो सकती है। जैसे जहां हम रह रहे हैं दिल्ली के, यूपी में, हरियाणा में, पंजाब में, यहाँ पर क्या होता है, बोरिंग हो जाता है, ट्यूबवेल लग जाता है। लेकिन जो दक्षिण भारत है वहां पर ट्यूबवेल नहीं लग सकता, क्योंकि क्या है, वो दक्षिण का पठार है। यहाँ पर क्या है, ये क्या है, प्रायद्वीपीय पठार है पूरा। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। तो इसने क्या किया, नहरों का निर्माण करवाया, कुएं खुदवाए, बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए सरोवर यानी कि तालाब टाइप के बनाए, ताकि जो बारिश का पानी है वो रोका जा सके। देखो तमिलनाडु में अब भी ये परंपरा चली आ रही है। वहां की सरकार ने क्या कर रखा है कि प्रति एक व्यक्ति को जो बारिश का पानी होता है उसको छत के पानी को एक पाइप द्वारा घर में एक गड्ढा बना होता है उसमें इकट्ठा करना होता है। ठीक है, वहां पर अगर जो ऐसा नहीं करता है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है। तमिल में ये परंपरा अभी भी चली आ रही है, क्योंकि वहां जब बारिश होगी तो उसका पानी क्या है, इकट्ठा कर लेंगे, उसको बाद में यूज करते रहते हैं किसी भी काम में, जैसे सफाई के काम में और जानवरों को पानी पिलाने के काम में, इस तरह के काम में वो ले लेते हैं। ठीक है, और जो चोल वंश के जो कावेरी नदी के जो डेल्टाई इलाके थे वहां पर क्या है, चावल की फसल उगाई जाती थी। और इनके काल में, इनके साम्राज्य के काल में 2 फसलें ली जाती थी। ठीक है, किसान कितनी फसलें लेते थे, 2 फसलें लेते थे, है ना। और जो चोलों का राजवंश था ये इसमें कम से कम 20 राजाओं ने शासन किया, और उन 20 राजाओं ने 400 वर्ष तक शासन किया। ठीक है, कितने, 400 वर्ष तक शासन किया, और ये प्योर हिंदू थे। ठीक है, ये कैसे थे, प्योर हिंदू थे। और जो सबसे अच्छे वाले मंदिर वगैरह बनाए गए ना वो इनके ही काल में बनाए गए हैं, है ना। अब आगे देखते हैं साम्राज्य का प्रशासन। साम्राज्य का प्रशासन कैसा था, किसानों की बस्तियों को और कहते थे। ठीक है, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन, सीटेट में तो बहुत आते हैं इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन। किसानों की बस्तियों को और कहते थे, गांव के समूह को नाडू कहते थे। ठीक है, पूछ लिया जाता है नाडू किसको कहते हैं। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने का काम करते थे। जैसे आज के परिप्रेक्ष्य में जैसे आज वो ग्राम पंचायत होती है ना हमारे भारत में, गांव में, उस तरह से ही ये नाडू थी। कर वसूलने जैसे प्रशासनिक कार्य करते थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया कि पिछले में हमने बताया था राष्ट्रकूट जो थे, राष्ट्रकूट किस तरह से काम कर रहे थे कि राष्ट्रकूट में उन्होंने शक्तियों का बंटवारा कर रखा था। ठीक है, कर वसूलने का काम किसको, सामंतों को दे रखा था। उसी तरह से ये जो चोल थे इन्होंने भी अपने जो प्रशासन की जो शक्तियां हैं वो बंटवारा कर रखी थी। वही चीज इसमें बता रही हूं मैं। जैसे प्रशासनिक कार्य थे, नाडू के कार्य की जांच बेल्लार जाति के धनी किसान करते थे। ठीक है, मतलब जो नाडू जो भी काम कर रहे हैं उसका ध्यान कौन रखते, उसकी जांच कौन करते थे, धनी किसान थे बेल्लार। ठीक है, चोल सरकार की देखरेख में बेल्लार काम करते थे। अब देखिए मैंने एक संक्षेप में आपको बताने के लिए ये लिखा है यहाँ पर कि गांव को क्या बोलते थे, और गांव की बस्तियों को क्या बोलते थे, और के ऊपर क्या होता था, नाडू। नाडू क्या होता, कई सारी वस्तुओं को मिलाकर नाडू होता था। ठीक है, और कई सारे गांवों को मिलाकर क्या होता था, ग्राम परिषद होता था। और ग्राम परिषद के ऊपर कौन होता था, बेलाल किसान। बेलाल किसान कैसे होते थे, वो एक समृद्ध टाइप के होते थे, और उनका शासन में मतलब कुछ शासन का काम उनको भी दे दिया जाता था।
ठीक है। और ऊपर इनकी जांच कौन करता था? चोल सरकार। अब देखिए आज हमारे यहाँ कैसे चलता है, ग्राम पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत के बाद में मंडल, और मंडल के बाद में जिला पंचायत, ठीक है। उसके फिर इनका काम कौन देखता है? राज्य सरकार। और राज्य सरकार के जो काम की जो देखता है काम, मतलब राज्य सरकार किस तरह से काम कर रही है और जनता की भलाई के लिए कहाँ तक काम कर रही है और कहाँ तक नहीं कर रही है, इसकी जांच कौन करता है? केंद्र सरकार, ठीक है। और जो केंद्र सरकार है वो कैसे चलती है? हमारे यहाँ संसद से चलती है ना। तो इसी तरह से यहाँ चोलों का साम्राज्य चल रहा था इस तरह से, ठीक है। अब देखिए कुछ बेलालों को राजा ने, अब बेलाल बहुत विश्वसनीय आदमी होते थे, उनको इतने बड़े बड़े पद दे रखे थे, तो वो विश्वसनीय आदमी होंगे, नॉर्मल सी बात है। तो बेलालों को राजा ने मूवेंद्र वेलन की उपाधि दे रखी थी। मूवेंद्र वेलन का मतलब होता है कि वो 3 पीढ़ियों, मतलब 3 राजाओं से सेवा करते आ रहे थे। मतलब राजा के पिता की भी सेवा करी, मतलब राजा के बाबा की भी सेवा करी है, फिर राजा के पिता की सेवा करी है उन्होंने, और फिर राजा की सेवा करी है, ठीक है। मतलब वंशानुक्रम के हिसाब से जो बेलाल थे वो सेवा करते आ रहे थे चोलों की, ठीक है। इनको ये उपाधियां दी थी। और कुछ उपाधियां थी, उसका दूसरी उपाधि का नाम है उरियार, ठीक है। उरियार जो थी वो एक तरह से वो प्रधान, जिस तरह से आज प्रधान होता है उस तरह की उपाधि थी। ये 2 उपाधियां इन्होंने दे रखी थी। अब देखिए नगरम व्यापारियों के संघ को कहते थे जो शहर में प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते थे। गांव का तो मैंने आपको पूरा समझा दिया कि गांव में किस तरह से होता था, और नाडू ग्राम पंचायत से बेलाल किसान, और इनकी देख रेख कौन करता था? चोल सरकार। अब जो शहर थे उनका प्रशासन कौन देखता था? उनका जो प्रशासन देखता था वो देखते थे कुछ व्यापारिक समूह हैं, और उनका जो समूह के नाम थे वो उनका नाम था नगरम, ठीक है। नगरम था के संघ थे जो शहरों के कार्यों का संपादन करते थे। अब देखिए ब्राह्मणों के बारे में भी बहुत सारी चीज इसमें दी हुई है चोल वंश में, क्योंकि ये प्योर हिंदू थे, और जो हिंदू होते हैं वो मतलब हिंदुओं के यहाँ जो पूजा पाठ का काम होता है वो कौन कराते हैं? ब्राह्मण कराते हैं, ठीक है। तो जो ब्राह्मण थे उनका जिक्र चोल वंश में ज्यादा किया गया है, क्योंकि कोई भी धर्म कर्म की चीजें, अनुष्ठान वगैरह वो किससे कराते थे? ब्राह्मणों से कराते थे। अब देखिए ब्राह्मणों की सभा के संगठन के बारे में जानकारी तमिलनाडु के चिंगलपुट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख से मिलती है, ठीक है। ये भी लिखा हुआ है, और इस पर जोर देने वाली चीज है, मतलब इसको आप ध्यान से देख लेना, ठीक है। अब देखिए जो चोल काल है उसमें भूमियों के अलग अलग नाम थे, किस किस नाम से कौन कौन सी भूमि को जाना जाता था वो देखते हैं। भूमि के प्रकार, वेलन वगाई वो कौन सी भूमि होती थी? जो गैर ब्राह्मण किसान होते थे, जो गैर ब्राह्मण किसानों की जो भूमि होती थी उसको क्या बोलते थे? वेलन वगाई, ठीक है। अब देखिए ब्राह्मण दे का मतलब होता है ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि, ठीक है। इसके नाम से पता चल रहा है ये तो। शाला भोग का मतलब होता है किसी विद्यालय के रख रखाव के लिए दी गई भूमि, यानी कि जो राजा होते थे वो इस तरह की भूमियां दान कर देते थे जिसमें क्या है स्कूल वगैरह खोल दिए जाए या प्ले ग्राउंड वगैरह बच्चों के लिए, ठीक है। अब देखिए देवदान किस तरह की भूमि होती थी? मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि, यानी कि जो बड़े बड़े मंदिर ये जो बन रहे थे उनके लिए भूमि कहाँ से आती थी? उनके लिए राजा दान में भूमियां दे देते थे और उन पर बड़े बड़े मंदिर बनते थे। पल्ली चंदम जो भूमि थी वो किसके लिए जानी जाती थी? जैन संस्थानों को दान में दी गई भूमि। तो मैंने आपको बहुत ही इजी वे में ये जो पूरा चोल काल था इसको समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आया हो। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है या कोई कमी भी लगी है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक कर देना। बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में, आप 1 घंटा लगता है कम से कम इतने बड़े बोर्ड को लिखने में,
तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी फ्रेंड आपके फ्री में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।